Hello everyone. As you know that we have started our chapter number 8. Let's start the today's part. So we were doing the demands for equality and justice. हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे. चैप्टर नेम जो है वो आपका है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड 2 पैराग्राफ ऑफ दिस. नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम ऑल दीज सेक्ट्स वर. यहाँ से all these sects were founded by leaders who came from non-Brahman caste. कि ये जो मत जो पेश किए जा रहे थे, यानी कि मत मीन्स कि ये पॉइंट ऑफ व्यू जो रखे जा रहे थे वो नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों के द्वारा रखे जा रहे थे. एंड वर्कड अमंगेस्ट देम, और वो लोग इन्हीं के बीच रहकर काम कर रहे थे. दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंट कास्ट कौन थे उस टाइम पर? अपर कास्ट के लोग जो थे. तो वो लोग अपर कास्ट की जो हैबिट्स थी, जो प्रैक्टिसेस थी, जो कि लोअर कास्ट के लोगों को दबा कर रखती थी, उनके अगेंस्ट में काम कर रहे थे. दे ट्राई टू क्रिएट ए सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट. और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके अंदर सेल्फ एस्टीम, यानी कि एक सेल्फ रिलायंस कहते हैं हम, सेल्फ वैल्यू कहते हैं कि भाई आपकी खुद की भी कोई इज्जत है, इस चीज़ की सेंस को वो जगाने की कोशिश कर रहे थे. अब नेक्स्ट आता है गुलामगिरी. गुलामगिरी ये देखिए बुक है एक, और बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसके बारे में पढ़ते हैं. गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगेस्ट द लो कास्ट लीडर्स वो ज्योतिराव फुले. कि लो कास्ट के जो लीडर्स थे उनमें से एक फेमस लीडर रहे थे जिसका नाम था ज्योतिराव फुले. बोर्न इन 1827, स्टडीड इन स्कूल्स सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज. उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा जो स्कूल बनाए गए थे उनमें स्टडी की थी. ऑन ग्रोइंग अप he developed his own ideas about the injustices of caste society. और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके खुद की विचार उन्होंने क्रिएट किए. मतलब जो चीज़ उन्होंने देखी कि भाई इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा था कास्ट वगैरह को लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में उनके विचार उन्होंने डेवलप किए, उन्होंने देखा, महसूस किया. He set out to attack the Brahmins, claim that they were superior to others since they were Aryans. कि उन्होंने उन ब्राह्मण के ऊपर अटैक किया जो अपने आप को आर्यन समझते थे, कि वही वो अपने आप को क्या बुलाते थे, आर्यन बुलाते थे, और इसी वजह से वे अपने आप को सुपीरियर समझते थे दूसरों से. लेकिन फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरनर्स. लेकिन ज्योतिराव फुले ने अपना मत दिया कि भाई आर्यन जो थे वो तो फॉरनर्स थे, हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से आए थे, यानी कि हमारी कंट्री के लोग नहीं थे आर्यंस. एंड डिफीटेड द सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री. और उन आर्यंस ने, यानी कि जो लोग बाहर से आए थे, उन्होंने जो हमारे देश के जो ट्रू चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो देश के सच्चे निवासी थे, उनको हरा दिया. दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस. कि वो लोग जो आर्यंस के यहाँ पर आने से पहले ही यहाँ पर रह रहे थे. एज द आर्यन इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, जैसे ही आर्यन ने उनको हराया तो आर्यन ने उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार यहाँ पर स्थापित किया. दे बिगैन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर. और उन्होंने इस हराई हुई जनता को अपने से कम देखना शुरू कर दिया. मतलब उनको वो लोग तुच्छ समझने लगे, लो कास्ट के समझने लगे. अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर. ज्योतिराव फुले के अकॉर्डिंग कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनका इस ज़मीन पर और हमारे के लोगों की जो पावर है उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल. इंडिजीनियस बोला गया है भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को. द सो कॉल्ड लो कास्ट. वास्तव में तो ये जो ज़मीन है, ये जो पावर है, ये इंडिजीनियस यानी कि भारत के लोगों से बिलोंग करती है, जो कि सो कॉल्ड क्या है, लो कास्ट के लोग हैं. ठीक है, यानी कि जो लो कास्ट के लोग हैं वास्तव में यही इसके सच्चे मालिक हैं.
Phule claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways। भी कि आर्यन ने इस चीज़ का भी क्लेम किया, ये दावा किया कि आर्यंस के रूल से पहले एक गोल्डन टाइम पीरियड था यहाँ पर कि जब योद्धा और पीजेंट्स दोनों मिलकर ही ज़मीन को जोतते थे और मराठा कंट्री साइड को बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत ही एक प्रॉपर मैनर में देश को चला रहे थे। ही प्रपोज दैट शूद्रास, शूद्र कौन थे भाई, लेबर कास्ट के जो लोग थे, एंड अति शूद्र कौन थे, अनटचेबल यानी कि अछूत जो लोग थे, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई शूद्र और अति शूद्र लोग जो हैं वो यूनाइट हो जाएं, वो एक हो जाएं, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको चैलेंज करने के लिए। द सत्यशोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड, एक संगठन की स्थापना की थी जिस संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज। प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वलिटी, जो कि कास्ट इक्वलिटी के लिए काम किया जिसने। इन 1873 फुले रोट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी। 1873 में फुले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ये एक फेमस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफ़ी बार आता है कि ज्योतिराव फुले ने कौन सी बुक लिखी और कब लिखी। तो बुक का नाम था गुलामगिरी और इसका नाम मीनिंग है स्लेवरी यानी कि दास्ता। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought before leading to the end of slavery in America। इस बुक के लिखने से 10 साल पहले अमेरिका में एक सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। और वो वॉर क्यों हुआ था भी, अमेरिका के अंदर भी जो स्लेवरी थी, दास्ता थी, उसको ख़त्म करने के लिए। अमेरिका के अंदर रंग भेद की नीति थी और यानी कि काले गोरे में जो भेद किया जाता था उसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। तो फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फोट टू फ्री स्लेव्स। तो ज्योतिराव फुले ने अपनी इस बुक को उन अमेरिकन को डेडिकेट किया जिन्होंने इन दास लोगों को फ्री करने के लिए युद्ध लड़ा था। Thus establish a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America। और इस तरीके से जो भाई लोअर कास्ट के जो लोग थे और जो ब्लैक स्लेव्स थे, यानी कि इंडिया के जो लोअर कास्ट के लोग थे और यूएस के जो ब्लैक स्लेव्स जो थे, जो काले लोग जो बंदी बने हुए थे, उनके बीच में एक लिंक यानी कि एक समानता दिखाने की कोशिश की उन्होंने। एज दिस एग्जाम्पल शोज, फुले एक्सटेंडेड हिज criticism of the caste system to argue against all the forms of inequality। और जैसे कि ये एग्जाम्पल दिखाता है भाई जैसे उन्होंने ये बुक लिखी, इसी तरीके से फुले आगे भी कंटिन्यू रहे और वो इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में लड़ते रहे। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमन। इसके साथ साथ ज्योतिराव फुले अपर कास्ट की जो औरतें थी उनकी दुर्दशा, उनकी दशा के लिए भी वो चिंतित थे। साथ साथ वो मिजरीज ऑफ द लेबरर एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट, कि भाई जो लेबर जो लोग हैं, मज़दूर जो लोग हैं, उनके दुखों के लिए, और लोअर कास्ट के लोग जो ह्यूमिलेशन, जो बेइज्जती, जो अपमान सहते हैं, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी बाय अदर ग्रेट दलित लीडर्स। और ये जो मूवमेंट थी कास्ट रिफॉर्म की, ये 20th सेंचुरी में भी कंटिन्यू रहती है दूसरे दलित लीडर्स के थ्रू। वो जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे एंड ई.वी. रामेश्वरम नेकर साउथ में, इन लीडर्स की तरह ये भी लीडर्स कंटिन्यू रखते हैं आगे इस लड़ाई को। फिर नेक्स्ट आता है हु कुड एंटर टेम्पल्स, कि भाई मंदिरों में कौन एंट्री कर सकता था उस टाइम पर। Ambedkar was born into a Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life। अब अम्बेडकर राव जो थे वो एक माहर फैमिली, माहर मीन्स कि कुम्हार की जो फैमिली थी उनमें उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जब वो बच्चे थे तभी से उन्होंने ये जो कास्टिज़म था ये वो देखते आ रहे थे, एवरीडे लाइफ में उसको सहते हुए आ रहे थे। इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट
आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। स्कूल में उनको फोर्स किया जाता था कि भाई वो क्लासरूम के बाहर बैठें ग्राउंड में, and was not allowed to drink water from taps that upper caste children used। इसके साथ साथ ही भाई लोअर कास्ट के लोगों को और उस डॉक्टर अंबेडकर को भी अलाउड नहीं था कि जहाँ से अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते हैं वहाँ से लोअर कास्ट के बच्चे भी पानी पी सकें। After finishing school, he got his fellowship to go to the US for higher studies। और इसके बाद जब उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म कर लिया तो वो हायर स्टडीज़ के लिए US गए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919, और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस आए 1919 के अंदर। ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो उन्होंने अपर कास्ट की जो पावर, यानी कि अपर कास्ट के लोग जो अपना अधिकार, अपना साम्राज्य बना चुके थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और 1927 में अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया कि भी जिसके अंदर क्या था, इन विच हिज माहर कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसके अंदर जो माहर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर outraged when the दलित used water from the temple tank। और इस चीज़ के ऊपर ब्राह्मण जो पंडित जो थे वो भड़क गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया कि दलित लोग मंदिर के टैंक से पानी ले रहे थे, यूज़ कर रहे थे। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स, और इस तरीके की उन्होंने 3 मूवमेंट्स चलाई फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। 1927 से 35 तक उन्होंने 3 मूवमेंट इस तरीके की चलाई। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज विद इन सोसाइटी। और उनका मकसद क्या था, सिर्फ वो ये दिखाना चाहते थे कि जो कास्ट को लेकर जो भेदभाव हो रहा था उसको वो शो करना चाहते थे। फिर आता है नेक्स्ट द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। देखिए नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या थी। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। और इस चीज़ में इनिशिएटिव उन लोगों ने लिया जो एजुकेशन ले चुके थे, जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस्ड, जिनके पास पैसा और शोहरत थी। They argued that Brahmins were heirs of Aryans invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region। उन्होंने भी वही आर्ग्यू दिया जो ज्योतिराव फुले ने दिया था कि आर्यंस कौन थे, आर्यन इन्वेडर्स थे, और उन्होंने भारत के जो सच्चे नागरिक थे उनके ऊपर अटैक किया और ये जो साउथ का जो हिस्सा था उनको जीत लिया था। द इंडिजीनियस द्राविडियन रेसेस, और भारत के जो लोग थे वो तो द्राविड़ रेस से, जाति से बिलोंग करते थे। दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, और उन्होंने जो ब्राह्मण जो पावर्स थे उसको भी चैलेंज किया। E.V. रामेश्वरी नायकर और परिहार एज ही कॉल्ड केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। ये E.V. रामेश्वर जो थे जिन्होंने साउथ में अपना कैंपेन चलाया था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन ascetic in his early life and had studied संस्कृत scriptures carefully। और अपनी लाइफ में वो पहले तो एसेटिक थे, ठीक है, और उन्होंने संस्कृत की स्क्रिप्चर्स की बहुत अच्छे से स्टडी की हुई थी। लेटर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ कांग्रेस द कांग्रेस ओनली टू लीव इट इन डिसगस्ट व्हेन ही फाउंड दैट ए फीस्ट ऑर्गेनाइज ऑन बाय नेशनलिस्ट सीटिंग arrangements followed caste distinctions, that is the lower caste were made to sit in a distance from the upper caste। और उसके बाद वो कांग्रेस के मेंबर बन गए थे कि सिर्फ जब वो कांग्रेस के मेंबर्स बने तो एक सभा ऑर्गेनाइज हुई थी और उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो सीटिंग अरेंजमेंट्स जो थे वो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ किए गए थे कि भी लोअर कास्ट के जो लोग थे वो अपर कास्ट के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी,
और वो अब ये चीज़ समझ गए थे कि जो लोग अनटचेबल्स हैं, अछूत कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपनी डिग्निटी के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। परिहार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने, पेरियार ने ही ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमी एंड द द्रविडियन कल्चर। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने अपने पक्ष रखे कि ये जो टचेबल्स लोग जो हैं, जो अछूत जो लोग हैं, वही सच्चे अपहोल्डर्स हैं, सच्चे अधिकार वाले हैं, अधिकारी हैं तमिल और द्रविडियन संस्कृति के। He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God given। कि भाई उन्होंने ये महसूस किया कि जो भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं वो सब लोग यही मानते हैं कि ये जो इनइक्वलिटी है ना, ये तो भगवान की दी हुई है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी। उन्होंने क्या पक्ष रखा, उन्होंने कि भाई अनटचेबल्स को अपने आप को हर रिलीजन से मुक्त करना होगा, ठीक है, ताकि वो सोशल इक्वलिटी को अचीव कर सकें। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भगवत गीता एंड रामायण। भाई परिहार जो थे वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के काफ़ी बड़े एक आउटस्पोकन खुले क्रिटिक्स रहे हैं। उन्होंने जो मनु जो बुक लिखी थी ऋषि मनु ने, एंड एंशियंट लॉ गिवर भगवत गीता और रामायण, उनका भी काफ़ी आलोचना की है। ही सेड दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि भाई ये जो टेक्स्ट हैं, ये रामायण गीता जो भी हैं, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्राह्मण्स को अथॉरिटी दे दी है लो कास्ट के लोगों के ऊपर अपना अधिकार जताने की, एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन। और इन्हीं की वजह से ही औरत जो हैं, औरतों को अंडर डोमिनेट किया जाता है मर्दों के द्वारा, यानी कि औरतों को आदमियों के नीचे दबकर रहना पड़ता है। These associations did not go unchallenged. The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste so nationalist leaders। और इस तरीके की भाई स्पीच दी गई, राइटिंग्स लिखे गए, बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए ये जो जातिगत भेदभाव थे इनको दूर करने के लिए, और बहुत सारे अपर कास्ट के नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी इस क्रिटिसिज्म में हिस्सा लिया। बट Orthodox Hindu society also reacted by founding Santanam Dharma Sabhas and the Bharat Dharma Mahamandal in the north। अब क्या था कि जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो रूढ़िवादी हिंदू समाज जो था, उन्होंने भी इस चीज़ के अगेंस्ट में रिएक्ट किया। उन्होंने एक संतन धर्म सभा को स्टार्ट की और द भारत धर्म महामंडल की स्थापना की नॉर्थ में, एंड द एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल। और इसके साथ साथ बंगाल में ब्राह्मण सभा की स्थापना की गई संगठन की। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशन वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन। इनका मेन मकसद क्या रहता था, डिस्टिंक्शन है, ये जो कास्ट जातिगत भेदभाव हैं इनको बनाए रखना, एज ए कंसर्न cornerstone of Hinduism, and show how this was sanitified by scriptures। Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times। क्या कहते हैं भाई राइटर लास्ट में कि भाई इस तरीके से डिबेट्स स्ट्रगल्स चलते रहे हैं कर्नल टाइम पीरियड में, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये स्ट्रगल चल रहा था कास्टिज़म को लेकर, और इवन आज भी कास्टिज़म को लेकर हमारे टाइम में भी स्ट्रगल चल ही रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई आज ये कोटा वगैरह जो मिलता है बच्चों को कास्ट के बेस पर, उसको लेकर स्ट्रगल चल रहा है। तो जो कास्टिज़म जो है वो प्रॉपरली हमारे देश से कभी ख़त्म हुआ ही नहीं है। सो दिस वाज द आवर चैप्टर, ठीक है। सो द नेक्स्ट अब हम करेंगे द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ and stay home, stay safe and stay learning।